सबसे पहले तो आज चाइना का नेशनल डे भी है, यू जस्ट अटेंडेड द सेरेमनी, सो चाइना के ऊपर भी आते हैं, बट पहले तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, वर यू इम्प्रेस्ड? मैं जो ड्राफ्टिंग ठीक थी, गुड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, कहते हैं ना कि ही मेड द राइट नॉइजेस ऑन कश्मीर। कश्मीर की मुझे खुशी हुई कि वो बुरहान मुजफ्फर वानी का जिक्र किया, जो एक आइकन है कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगल के, और जिसको हिंदुस्तान दहशतगर्द कहता है, हम फ्रीडम फाइटर कहते हैं। और ऑल्सो ऑन द पैलेस्टीन इशू इट वाज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, लेकिन बेहतर ये भी होता कि अगर कोई वो प्लान ऑफ एक्शन भी प्रपोज करते कि आगे व्हाट नेक्स्ट, जैसे अर्दोगान साहब ने कहा कि कोई कॉन्क्रीट स्टेप हो, या अनवर इब्राहिम साहब जो प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया के, पाकिस्तान आ भी रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। सो हम स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, बट फॉलो अप क्या है, कॉन्क्रीटली क्या कर रहे हैं हम, वो हमें मुस्लिम वर्ल्ड लीडरलेस नज़र आ रहा है, कोई डायरेक्शनलेस नज़र आ रहा है, एक्सेप्ट अर्दोगान ने कोई बात की है, अर्दोगान साहब ने और अनवर इब्राहिम साहब ने, लेकिन इन्होंने स्ट्रैटेजी के मामले को कैसे रोकना है, या इजराइल को मजम्मत के आगे को रोकने का तरीका भी है। मसलन कोई कहते हैं कि हवी प्रपोज के 5 लीडर्स ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मलेशिया, टर्की, नाइजीरिया, हम जाते हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल के पास, हम जाते हैं बाइडन के पास और कहते हैं लुक हियर, स्टॉप इट और एल्स, और ये है कुछ, ताकि कोई इंडिकेशन हो ना, फॉलो अप हो। वो तो ठीक है, मजम्मत आपने कर दिया, जैसे वो कहते थे फारसी में गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, सो व्हाट नेक्स्ट? What next exactly? By the way, Foreign Office is very happy. वो कहते हैं views बहुत आए हैं उसके ऊपर। वो तो views so I don't know if that was the priority. अगर वो चीज़ है तो then I think the social media ban should be lifted then. It should be, अगर lift कर दे तो और views आ जाएंगे most probably। वो तो फिर वो अगर वो social media की battle है तो वो कहेंगे जो कैदी नंबर 804 है उसका social media बहुत ऊपर जा रहा है, views बड़े आते हैं। वो तो फिर ज़ाहिर उनके ज़्यादा ही battle of views है तो views में तो फिर वो ना ही करें, ना करें, good advice ना करें, क्योंकि अदरवाइज लोग कहेंगे बैन लिफ्ट करें या फिर मुकाबला करें और लोगों के साथ डिफरेंट एरिया में। इंडीड। सो अब आपको नजर क्या आ रहा है, हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लेबनान के खिलाफ ज़मीनी जंग का आगाज़ हो गया, ये बढ़ सकती है जंग? पहली बात तो ये है कि बड़ा मुझे दुख हुआ एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि सैयद हसन नसरुल्लाह एक बड़े अजीम मुजाहिद थे, अजीम लीडर थे, और जिस तरह उन्होंने दबंग तरीके से मुकाबला किया। और ये याद रखें आप फरिया साहिबा कि ही इज़ द फर्स्ट एंड ओनली अरब लीडर जिनकी क़यादत में इज़राइल को मार पड़ी है, शिकस्त हुई है 2 दफ़ा। 2000 जब वो उनकी इवैक्यूएशन करनी थी साउथ लेबनान से, इज़राइल फोर्स को भगाया उसने, और 2006 में जो बैटल हुई, जो सबसे तवील जंग थी, अरब इज़राइली वॉर ओवर 33 डेज, उस वक्त भी इन्होंने इज़राइल को भगाया। so, ये बड़ा फाते इज़राइल है। नो वंडर जुबिलेशन है इज़राइल। मॉर्निंग शोज, टॉक शोज, तो मैं तो समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में एज अ यंग, आई वाज अ स्टूडेंट व्हेन किंग फैसल शहीद हुआ थे सऊदी अरेबिया के, वो बड़े अजीम लीडर थे। उसके बाद 75 में उनकी शहादत हुई थी। आफ्टर 50 ईयर्स मैंने देखा कि इतना बड़ा लीडर की शहादत हुई है, तो इसलिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत बड़ा दुख मनाया गया, उसका सोज है, गम है, और सो एक वो तो लॉस हुआ है। लेकिन आप ये भी देखें ट्रैक रिकॉर्ड, असैसिनेशन से इजराइल को मैं समझता हूँ ये महंगा पड़ेगा। टाइम इज़ नॉट ऑन इजराइल साइड्स, इजराइल इज बीइंग आउट नंबर्ड। 1988 में अबू जिहाद था एक बहुत बड़ा लीडर, अल फतह का, नंबर 2 टू अराफात, उसको जाके इनके उसके घर ट्यूनिस में मारा, समंदर से आए उनके किलर्स। और मुझे याद है मैं 1990 में एज अ जर्नलिस्ट, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट था उस जमाने में, तो मैं मिलने गया, यासर अराफात साहब को इंटरव्यू किया था मैंने, आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी, ट्यूनिस में किया था। तो मैंने कहा मैंने देखना है अबू जिहाद का घर, तो मैं गया भी था। इस फैमिली वाज स्पेयर्ड बट ही वाज शॉट डेड। फिर क्या अल फतह ख़त्म हुआ? 1992 में सैयद अब्बास मूसवी हिजबुल्लाह के लीडर थे, उनको हेलीकॉप्टर गनशिप से मारा था इन्होंने इन बेका वैली इन लेबनान। उसके बाद एक 31 ईयर ओल्ड यंग मैन सैयद हसन नसरुल्लाह बिकेम हेड ऑफ हिजबुल्लाह, 32 साल वो रहे, वो भी स्ट्रॉन्गर लीडर थे। 2004 में शेख अहमद यासीन हमास के लीडर थे, उसको भी शहीद किया इन्होंने। तो आप ये देखिए असैसिनेशन आप करते हैं, इश्यूज ख़त्म नहीं होते। इंडिया ने बुरहान मुजफ्फर वानी को, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र भी किया था, उसको शहीद किया। क्या कश्मीर कॉज ख़त्म हुआ है? कश्मीर कॉज और तेज़ हो गया है। Indeed. और उसके एक्टिविटी, तो ये जो है ना, क्योंकि ये सिर्फ इदारे नहीं, ये तंजीमात नहीं, ये दे आर पार्ट ऑफ अ स्ट्रगल, ये दिलों की धड़कन है लेबनान के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए।
और दिस इज एन आइडिया यू कैन नॉट फिनिश, आइडिया ऑफ फ्रीडम, ऑफ रेजिस्टेंस, ऑफ जिहाद। सो वक्ती सेटबैक है, लेकिन स्पाई जरूर है, सेटबैक जरूर है, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है कि इजराइल ने पेनिट्रेट किया। जो कि बाय द वे कमिंग टू दिस फर्स्ट ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, आपने कहा खुद, आपने अहमदी निजात साहब का इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने कहा कि हमने हायर किया आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ कहाँ जासूस हैं, वो खुद जासूस साबित हुए। इतनी ज़्यादा हर तरफ पेनिट्रेशन है in Iran, maybe in other countries also. Is it like that? देखिए ईरान 79 जो रेवोल्यूशन से पहले मोसाड का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर था आउटसाइड इजराइल। राइट इतना बड़ा 50,000 अमेरिकन रहते थे। तो उनके जब निकाला गया रेवोल्यूशन के बाद उनके बाकियात तो रहे होंगे ना, स्लीपर सेल, और उनकी पॉपुलेशन के अंदर वो पेनिट्रेशन बड़ी डीप हुई है कि आप उनके सिस्टम के अंदर घुसे हुए हैं। इस्माइल हानिया को शहीद किया तो उनको मालूम था कि इस अपार्टमेंट में, इस कमरे में इस टाइम होगा। एग्जैक्टली। और ये भी देखे ना जो हिजबुल्लाह का हुआ है, ये 60 फुट के अंदर था, बंकर के अंदर उनकी मीटिंग हो रही थी। साइड पे 5-6 अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस थे, उन्होंने वो तबाह किए। 80 टन ऑफ बॉम्ब्स उन्होंने अटैक किए, 80 टन। उनको इंटेलिजेंस मिल गई थी कि यहाँ मीटिंग हो रही है हिजबुल्लाह की लीडरशिप की। तो प्रिसिशन जो है, इसका मतलब इंटेलिजेंस वाज वेरी प्रिसाइज। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि एक ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुई है, इंटेलिजेंस फेलियर है ईरान का भी और इनका हिजबुल्लाह का भी। थोड़ा सा मेरे ख्याल में वो द गार्ड वाज डाउन एंड उन्होंने उसका इस्तेमाल कर दिया। लेकिन ये कहना कि ये रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी, नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। और इसमें जो अमेरिका और इजराइल का गठजोड़ है, क्योंकि अमेरिका तो बहुत मुनाफकत कर रहा है ना इसमें। आई वाज गोइंग टू आस्क कि पहले अमेरिका ने कहा कि नहीं आप जाएं, ज़मीनी तौर पे मत जाएं गाज़ा के अंदर, दीगर इलाकों में, लेकिन अब वो वाज़े तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं कि लेबनान में जाएं आप। लेकिन आप फरिया साहबा एक चीज़ देखें, जब इस्माइल हानिया की शहादत होती है, अमेरिका ने क्या कहा ईरान को कि आप कुछ ना करें, क्योंकि नई गवर्नमेंट भी आई हुई थी मसूद पेजेश्कियान की, कि आप क्योंकि हमारे नेगोशिएशंस हो रहे हैं सीज फायर के लिए, तो अगर आप कोई जवाबी कार्रवाई करेंगे तो ये जंगबंदी के वाक़े ख़त्म हो जाएंगे, तो अमन आने दें गाज़ा में। वो झूठ जानसा था, झूठ था, इट वॉज अ डिकॉय। और देखा ना, वो इजराइल तो और प्लानिंग कर रहा था। और मैं समझता हूँ कि अमेरिकन के साथ मिलके हो रहा है। और वैसे भी अमेरिका में एक वैक्यूम है इस वक्त। अमेरिका में तो कोई हुकूमत तो नहीं है ना, एडमिनिस्ट्रेशन तो कोई नहीं ना। उनका तो इलेक्शन होने वाले हैं। हाँ, बाइडन को तो सॉफ्ट कू में निकाल दिया ना उन्होंने। बाइडन वाज आउस्टेड इन अ सॉफ्ट कू, जिसमें अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट या डीप स्टेट कह लें, CIA, पेंटागन और डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यू डोंट थिंक कि उन्होंने स्पीच एक्चुअली काफी बुरी की थी? नहीं, स्पीच तो बुरी की थी, लेकिन वो ही डिडंट वांट टू लीव ना, ही वाज आस्क्ड टू गो। तो सॉफ्ट कू में निकाला गया ना उसको। मेरे ख्याल में ये लगता है कि वो अमेरिकन्स आर इम्प्रेस्ड बाय द पाकिस्तानी मॉडल हाइब्रिड सिस्टम। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल में अमेरिका में भी हाइब्रिड सिस्टम आ गया टिल द न्यू प्रेसिडेंट कम्स इन। उनका स्ट्रेटजी है कि ट्रंप को कैसे रोका जाए। उनका खौफ है ट्रंप को रोकने का। अमेरिकन similarities, but very eerie similarities. But the question is, last time when you were on my show, आपने कहा कि लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप will be the next president. मैं तो अभी भी convinced हूँ। अभी भी लगता है। अभी भी लगता है। But polls थोड़े से change होना शुरू हो गए। ये जो कमला हैरिस तो ये just installed figure, ये तो डमी है ना। वो तो dummies work. Dummies propped up by the establishment. Dummies propped up by the establishment. उन्होंने create. उसने ना कोई इलेक्शन लड़ा है, ना उसका कोई रोल था। One fine morning, वो तो कहती थी बस हंसती रहती है, उसको फ्लेकी सी औरत है, जो बकौल उनके वो कहते थे। सडनली जब बाइडन को निकाला सॉफ्ट कू में, तो उन्होंने इसको, शुरू में तो था भी नहीं कि उनको कैंडिडेट भी ना बनेगा, तो वो अब उन्होंने कहा कि जी अब बड़ी स्ट्रांग है, अब सारा मीडिया women voters, black voters, Asian voters, most of the women didn't vote for Hillary Clinton against Trump, आपको याद होगा। तो ये मतलब अफ्रीकन अमेरिकन वोटर्स वोट देंगे और दूसरे भी हैं, इट्स टाइट। लेकिन जो बैटलफील्ड स्टेट्स में अभी भी ट्रंप इज अहेड। So let's say कि आप आ गए डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उनकी बड़ी खौफ है कि किस तरह उसको रोका जाए। जो सारी जो गेम है ना, जो सॉफ्ट कू हुआ है बाइडन को निकालने का, मकसद ये था कि ट्रंप को रोका जाए। तो ट्रंप जो होगा, ही विल बी प्रॉब्ली द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट आफ्टर जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं है। दैट दे फियर, ही इज हिज ओन मैन।
So then, अगर आ जाते हैं डोनाल्ड वो ट्रंप, तो अपने जर्नल्स को कहता है कि ये जर्नल इनकॉम्पिटेंट है, ये फेल हो गए हैं अफगानिस्तान में। वो CIA को कहता है कि आप फेल हो गई हैं। वो तो उस टाइप का बंदा है। so they चांस कि उसको अभी भी रोकने की कोशिश होगी। लेकिन अगर आ जाते हैं तो फिर तब्दीली है पाकिस्तान की तरफ पॉलिसी में, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी तब्दीली होगी। मैं तो समझूंगा कि ट्रंप का आना आलमी अमन के लिए बेहतर होगा। ठीक, लास्ट टाइम भी कोई वॉर नहीं किया उन्होंने। नहीं, हाँ, वो वॉर नहीं करेगा। वो कहेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका को फोकस करो, नेटो पर कम तवज्जो दो, यूक्रेन की जंग खत्म करो, कोरिया में सुलह डालो। उसने तो कश्मीर का भी मेंशन किया था जब लास्ट टाइम ही मेट इमरान खान। उसने कहा था कि मैं कश्मीर में, हाँ, स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था और इंडिया ने तरदीद नहीं की उसकी। उसने उसका भी जिक्र किया था। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। द के वर्ड वाज मेंशन्ड बाय एन अमेरिकन प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 इयर्स। 93 में उसने जिक्र किया था, क्लिंटन ने, आपको याद है 93 अपनी स्पीच में, कश्मीर इज अ फ्लैश पॉइंट यूएन की स्पीच में। उसके बाद 2018 में 19 में ट्रंप ने मेंशन किया था। बट इजराइल की या मिडिल ईस्ट की पॉलिसी तो एक ही है, चाहे जो भी प्रेसिडेंट बन जाए। सब कहते हैं कि इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरी गाजा वेस्ट बैंक नहीं है, वो अमेरिकन कांग्रेस है। वॉशिंगटन इज इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरी। उसके बावजूद उनके जो ज्यूइश वोटर्स हैं, वो विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, वो नाराज रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूं, मैं हैट्स ऑफ टू द अमेरिकन पीपल। अमेरिकन अवाम में बड़ी जान है, इंक्लूडिंग ज्यूइश वोटर्स। आपने देखा कि हर यूनिवर्सिटी में लड़ाई हुई है, हार्वर्ड, MIT, पेंसिल्वेनिया, कोलंबिया, इस इशू पर। और उसमें जूस आगे थे। अमेरिकन आई थिंक सिविल सोसाइटी में बड़ी जान है। जूस, क्रिश्चियंस, यंग मैन, यंग वुमेन, उन्होंने मॉरल स्टैंड लिया है फिलिस्तीन पर, हमारे लोगों से ज्यादा स्टैंड लिया है। इंडीड। सो हमारे मुल्क में जो एक अब ये नजर आ रहा है तासुर के फ्री स्पीच हो या एहतजाज हो, खासतौर पे ऑपोजिशन PTI को नहीं इजाज़त देनी है। अब उन्होंने एहतजाज के मोड में चले गए हैं। लार्जर पिक्चर में, नॉट अबाउट पॉलिटिकल पार्टी, ये माहौल कब तक चलेगा? देखिए जी, एक समय नहीं मुझे आ रही कि पूरी दुनिया हमारे इर्द गिर्द तब्दील हो रही है और हम पुरानी लड़ाइयों में, छोटी छोटी पैटी लड़ाइयों में फंसे हुए हैं। 7 साल में 7 आपके वजीर आज़म आए हैं पाकिस्तान में। पिछले 2 सालों में 22,000 पाकिस्तानीज ने $12 बिलियन इन्वेस्टमेंट किए दुबई में। पिछले साल 8,000 पाकिस्तानियों ने कंपनीज अपनी रजिस्टर किए हैं दुबई में। आपका अपना इन्वेस्टर उधर जा रहा है, आप फोकस नहीं कर रहे, और इधर हम लड़ रहे हैं कि जी एक बंदे को रोकना है, कैदी नंबर 804 को, उसको काबू नहीं आ रहा। पॉलिटिकली तो आप हैंडल नहीं कर सके ना, वो तो फेल होगी स्ट्रेटजी। पॉलिटिकली तो आप हैंडल नहीं करते, वो काबू ही नहीं आ रहा। वो पूरी सियासत का वो महवर है, सिटिंग इन दैट सेल इन अडियाला। और वो उसको या उसके बारे में गुफ्तगू होती है, या उसके हक में होती है, या उसके खिलाफ होती है, या उसके बारे में धमकी होती है, ये करेंगे तो ये होगा तो फलाना होगा। वो तो काबू ही नहीं आ रहा, पॉलिटिकली आप हैंडल नहीं कर सके। इट्स अ फेलियर। मुझे तो याद आ गया कि ये हम बैकवर्ड चले गए हैं। फरिया साहिबा, आपकी तो यू आर माशाल्लाह यंग लेडी, आई वॉज अ यंग स्टूडेंट। मैं अमेरिका से नया नया आया था, तो जब भुट्टो का इशू हुआ था 77 में, वही चीज़ हो रही है। PNN मिलिट्री कू ने निकाला भुट्टो को, इधर भी सॉफ्ट कू ने निकाला इमरान खान को, उधर मिलिट्री कू ने निकाला था डायरेक्टली, और उसके बाद इलेक्शन का अनाउंस किया। PNN ने मिन्नतें की जनरल ज़ियाउल हक की, खुदा के लिए इलेक्शन ना कराएं, इसको सजा दें, अकाउंटेबिलिटी फर्स्ट, कि जी पहले एहतसाब फिर इंतखाब, राइट। और ताकि भुट्टो को उन्होंने कहा कि फांसी दिलवाई गई सुप्रीम कोर्ट से, जो जुडिशल मर्डर था, क्योंकि वो सियासी तौर पर नहीं हैंडल कर सकते। तो यही काम अब यही सियासी जमातें करना चाह रही हैं इसी इशू पर। So what is the political solution? क्या करें? वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह was honest. He said कि हम, वो कहते हैं कि मैंडेट दे दो, फिर हम तो फारिग हो जाएंगे, हम क्या करें फिर? This is what he said. लेकिन वो तो सब मानते हैं कि जाली इलेक्शंस हुआ है, जो 8 फरवरी को हुआ है। एक तो बांग्लादेश का, एक्चुअली तीनों इलेक्शन जाली हुए हैं हमारे, राइट। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। बांग्लादेश में टोटल फ्रॉड था और लोग कहते थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ी हो रही है, वो फारग होगी हसीना भाई। इंडिया में मुझे बताया है हमारे दोस्तों ने, जो जर्नलिस्ट भी हैं, उधर भी बड़ी सेंसरशिप है। वो कहते हैं मोदी इलेक्शन हार गया था, 100 सीटों पर धांधली कराई थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, राइट।
और अपनी सीट भी वो बिल्कुल मुश्किल से हुआ, तो वो धांधली से आ गया, क्योंकि उनका जो हिंदुत्व एस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती थी मोदी को। ठीक, हमारे यहाँ भी तो इट इज अ फॉर्म 47 था ना, फॉर्म 40 है एक्चुअल लोग कहते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त, वो एक्चुअल सीटें तो उनकी शायद 28 थी कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती थी, आपको आपके पास क्या नंबर है? हर कोई डिफरेंट नंबर। 28 है। 28 है। उसमें 27 पंजाब की, एक थी खैबर पख्तूनख्वा की। वो कौन सी थी? सरदार यूसुफ अली थी। ओके, वो जेन्युइन जीती गई है। बाकी तो सारा वो Oh gosh. People were busy stamping. मेहनत से जीते। They were busy stamping all night. It required a lot of hard work. It did require a lot of. लेकिन क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में भी या साउथ एशिया में we are not Arab countries. इजिप्ट नहीं है कि सीसी की तरह के 20-20 साल रहे, लोग इधर बात करते हैं, लोग रेजिस्ट करते हैं। जनरल ज़िया की डिक्टेटरशिप कितनी स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप थी, उसको भी कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस था, कल्चर ऑफ डिफाइंस था। ये हमारा एक साउथ एशियन कल्चर डिफरेंट है। वी आर नॉट लाइक एनी अफ्रीकन कंट्री या अरब डिक्टेटरशिप के भाई ता हयात आप रहे हैं। लोग इधर उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं, स्टैंड अप एंड स्पीक अप। वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। सो आपने चंद दिन पहले ब्रिक्स के सेमिनार में भी शिरकत की। एग्जैक्टली क्या खबर है वहाँ की? क्या पाकिस्तान उम्मीद कर सकता है ब्रिक्स में? पिछले हफ्ते मुझे स्पेशल दावत दी गई। आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी एंड ओनली पाकिस्तानी जिसको ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया मॉस्को में, और वो इनविटेशन रशियंस ने दी और चाइनीज ने दी थी। उसमें इंडिया के लोग भी थे क्योंकि इंडिया मेंबर है। उसमें ये साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और यूएई भी था, यस, वो भी, इजिप्ट भी था क्योंकि वो भी आ गया है, और दे बड़ी वार्मली वेलकम। ईरान भी था, और मैंने की नोट स्पीच की, और बल्कि मैंने 3D का थीसिस दिया कि फ्यूचर की ये होना चाहिए। मैंने कहा कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, कि ये एक सुपर पावर की बालादस्ती का खात्मा करें।